ये नहीं चलता। शुक्रिया साथियों। इस संभवतः इस चुनाव के मद्देनजर इसके मध्य आप लोगों से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। एक पारिवारिक संकट से भी जूझ रहा हूँ, इसलिए चुनाव से लगभग दूर ही रहा, लेकिन आप सबकी चीजों को, चुनाव का जो पूरा का पूरा नैरेटिव चल रहा है उसको गौर से देख रहा हूँ। संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में हो। देखिए, अभी मैं एक हमारी दिल्ली से आई हुई पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि सन 52 के बाद ये संभवतः पहला चुनाव है बिहार का जो इतना क्रिटिकल चुनाव है। ये चुनाव मेक और ब्रेक है। ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेगी। हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं, भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे, और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण, कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में, ये परिपाटी बदलने का चुनाव। इसलिए जब गठबंधन के नेता तेजस्वी जी ये बात कहते हैं, उनको भी गुजरात से विरोध नहीं है। अरे गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, महात्मा गांधी का राज्य है, अमित शाह जी और मोदी जी का राज्य नहीं है। उस राज्य को हमेशा जाना जाएगा बापू के राज्य के रूप में, पटेल के राज्य के रूप में। बापू और पटेल कभी फर्क नहीं करते थे गुजरात और बिहार में। जन्मभूमि गुजरात थी गांधी की, लेकिन कर्मभूमि बिहार थी। चंपारण ने बापू को बापू बनाया। ये जानने का, तस्दीक का, मुहर लगाने का चुनाव। हमारे कई मीडिया के साथी, जब तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी, कैसे करेगा, कैसे होगा? अरे इंटेंट अगर है ना तो कंटेंट भी होगा, और वो हम तय करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार अनुपस्थित हो गई है। मेरी बात सुनिए, बाजार के हाथ सौंप दिया है। वो सारे क्षेत्र में सरकारी दखल भी होगा, पहलकदमी होगी, और वहां जो भी रोजगार सृजन होगा वो सरकारी नौकरी होगी। बजट को नए नजरिए से देखने की जरूरत। 5 साल की अवधि होगी, और उस 5 साल की अवधि में फेज वाइज क्वालिफिकेशन और बाकी पैरामीटर जरूरत के आधार पर, ये हमारा उद्देश्य है, जिसको तेजस्वी जी कह रहे हैं टू ऑप्टिमाइज गवर्नमेंट जॉब्स। ऑप्टिमाइज कर, प्रधानमंत्री जी को 2 करोड़ बोल के निकल गए। यहां तो इस बंदे ने जो कहा 20 के चुनाव में छोटी अवधि के लिए बने, लेकिन आज हमारे विरोधी भी मानते हैं कि तेजस्वी ना होते तो नौकरी बिहार में मुद्दा नहीं बनता। जिस व्यक्ति ने नौकरी को मुद्दा बनाया, उस व्यक्ति से लाख का वैचारिक राजनीतिक विरोध हो, उसको क्रेडिट दीजिए, गिव हिम क्रेडिट
what this is due. आप मैं चुनाव आयोग भी गया था, वो 10,000 रुपये मॉडल पूरा कंडक्ट है, कितना बड़ा पाखंड है। हमने तेजस्वी जी ने 2,500 रुपये प्रति माह की बात कही, 30,000 रुपये बनते हैं, 1.5 लाख 5 साल के बनते हैं, और ये हम खैरात में नहीं दे रहे, सबलीकरण के उद्देश्य के साथ दे रहे हैं, सबलीकरण का उद्देश्य। और यहाँ आप ऋण और इसका घालमेल करके चुनाव के मौके पे 10,000 दे रहे हो, सबके सर पे तलवार लटक रही है, चुनाव खत्म, पैसा वापस। ये हमारी योजना में नहीं। उसके अतिरिक्त उद्यम के लिए हर महिला को, हर परिवार की महिला को उद्यम के लिए जिस प्रकार का उद्यम होगा उसके लिए उनको वो राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये कमिटमेंट है महागठबंधन। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कितनी हल्की फुल्की बातें करते हैं। खैर वो मैं आप पर छोड़ता हूं, जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जीविका दीदी आप सब जानते हैं, रीढ़ है, रीढ़, उस रीढ़ का आपने इस्तेमाल किया, हम उस रीढ़ को ताकत, उस रीढ़ का मानदेय, मैं समझता हूं कि ये सारी कैटेगरी खत्म कर बाकायदा सरकारी नौकरी की तरफ उनको स्थायी किया जाए। लिए गए ऋण पे खत्म और ब्याज मुक्त ऋण, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जीविका से हर काम, कैडर की दीदियों से हर काम, लेकिन मानदेय कुछ नहीं। उसके लिए अतिरिक्त प्रतिमाह 2,000 रुपए सबको दिया जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, ये हम खैरात की जुबान में नहीं बोल रहे, अधिकार और सबलीकरण की जुबान में बोल रहे। एक चीज तो मैं गारंटी करता हूं अपने नेता, अपने महागठबंधन की बिहार पे, 14 नवंबर के बाद संविदा नाम का शब्द, आउटसोर्सिंग नाम का शब्द अतीत का पन्ना होगा, भूतकाल की चीज होगी। हमारी समकालीन राजनीति में, हमारे बात व्यवहार में आउटसोर्सिंग और संविदा खत्म। संविदा के सपने बिखरते हैं, टूट जाते हैं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। सामाजिक सुरक्षा हमारा कॉर्नर स्टोन होगा हर योजना का। जैसे मैंने कहा ना, माई बहन मान योजना, ये सामाजिक सुरक्षा भी है। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था को जनरेट करने में एक्सपेंडिचर का भी रोल होता है। इनकम के साथ साथ इनकम और एक्सपेंडिचर मिलकर के अर्थव्यवस्था में वो ट्रैक्शन पैदा करते हैं जो बिहार जैसे राज्य के लिए, आप पत्रकार बंधुओं ने ही मुझे कई दफा बताया है, हाहाकार मचाया हुआ है, डर और खौफ का माहौल हमारे समाज में महिलाओं के बीच। प्रताड़ना के उस व्याकरण को, उस कार्यशैली को कानून लाके खत्म किया जाएगा, कानून लाकर। और मैं समझता हूं कि इसका खात्मा इसलिए भी जरूरी है कि इस तरह की माइक्रो फाइनेंस कंपनियों हमारे गांव, गलियों, नुक्कड़ शहरों को मौत के कुएं में बदल दिया। मौत का कुआं नहीं चाहिए बिहार। स्वास्थ्य के लिए बहुत गौर से अभी स्वास्थ्य को देखा। अपने पिता का पहले पटना में इलाज कराया, फिर एम्स दिल्ली ले गया। बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से आज भी देखी, कल भी देखी, कई साथी पत्रकार बैठे हुए, उन सबको पता। स्वास्थ्य बीमा यूनिवर्सल 25 लाख का होगा, जिसमें बीमा कंपनियों के फायदे के लिए बीमा नहीं होगा। उसमें व्यक्ति के अधिकार की बातचीत होगी। अब कुछ और मुद्दों पे बात, मैं आपके समक्ष ये बात इसलिए रख रहा हूं कि जहां एक और तेजस्वी जी
सामाजिक आर्थिक सरोकारों की बात कर रहे हैं, वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और वैदिक काल की बात है। तो उनसे यही कहना है कि तेजस्वी जी किस कालखंड में आपके समक्ष संवाद के मुद्दे रख रहे हैं, आइए जरा उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पूरे महागठबंधन में इस बात की राय कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून 1 महीने के अंदर ला करके पास किया जाए, आरक्षण को समानुपातिक ढंग से बढ़ाया जाए, पंचायत नगर निकाय जो अब 20% अभी है उसको 30% किया जाएगा। आप में से जो भी लोग त्रिस्तरीय पंचायत की स्थिति यहां जानते हैं, सारे अधिकार छीन लिए गए। कौन सा पंचायती राज भाई? दिल्ली दरबार का राज, एक अन्य मार्ग का राज, जहां चुने गए हैं अधिकार वही, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और सारे अधिकार जो 73वें संविधान संशोधन में थे वो उनको वापस दिए जाएंगे। 50 लाख तक का बीमा हर इस तरह के प्रतिनिधि को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इसके अलावा कुछ चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं। ये चुनाव मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिहार के लिए सबसे क्रिटिकल चुनाव है। या तो बिहार आगे बढ़ेगा गुजरात जैसे राज्य के, या बिहार को नफरत घृणा की राजनीति में चिपका करके वो राजनीति ये अपना उद्देश्य साधने की कोशिश करें। ये चुनाव सीधा ही बात है, चलो बिहार, बदले बिहार, और यही इस नारे के साथ पूरा का पूरा बिहार बदलाव का चुनाव देख रहा है। और वो बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, हमारे कई मीडिया के साथी यहां से जानते हैं, सरोकार बदलने का चुनाव है। सरोकार, not simply the change of government, but how the government functions. गवर्नेंस के इश्यूज क्या होंगे? मुझे हंसी आती है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तेजस्वी जी महागठबंधन के दबाव में 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया, इससे पहले क्या मटर की छीला छीली हो रही थी? 20 बरस से तो आप ही हैं। 20 बरस ये ख्याल नहीं आया, 20 बरस में नौकरी शब्द आपके मुंह से नहीं सुना। 20 बरस में बिहार आके आपने सिर्फ एक चीज सुनी है, हमने 3 ट्रेन दी है, अररिया में बैठो, अहमदाबाद में उतरो, फैक्ट्री में काम करो, सूरत में फैक्ट्री मजदूर बना के रख दीजिएगा। बिहार इस नव उपनिवेशवाद नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ेगा, चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, क्योंकि लड़ाई केंद्र की सत्ता में अभी भी मोदी जी और उनकी पार्टी बैठी हुई है। मैं एक का बात कह करके फिर आपके सवाल लूंगा। आप में से जो लोग अभी याद नहीं होगा, एक दिन भी लोग राज्यसभा में मैंने एक सवाल उठाया। पीयूष गोयल जी 2 दिन पहले बिहार में, उन्होंने क्या कहा था पता है? ऑन रिकॉर्ड है, चेक करिएगा, इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। ये पीयूष गोयल जी ने कहा। वो कौन है? प्रधानमंत्री जी के लाडले, बहुत पुराना रिश्ता है संघ भाजपा से। क्या ऐसे लोग बिहार की पीड़ा समझेंगे? कतई नहीं। बिहार की पीड़ा बिहारी समझेगा, और बिहारियों ने यह तय किया अब हमें वही नजर चाहिए जो नजर गुजरात के लिए है। उसके अलावा कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
आपके जो भी सवाल हो। एक बात कहूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने कई प्रधानमंत्रियों को पढ़ा है जो पहले थे, जब जन्म नहीं हुआ उसके बाद पढ़ा देखा। संभवतः प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पे। वो स्ट्रीट लेवल पर भी ये बात नहीं होती है, पंचायत चुनाव में भी नहीं। और मेरा एक मनोविज्ञान में एक प्रणाली है कि जाके रहे भावना जैसे, जो जैसा सोचता, कट्टा, कटुता, कालिक, क्रूरता, जिनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होते हैं वो या अवगुण होते हैं, वो ये गुण या अवगुण दूसरों में होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना कहूंगा, साहब आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हो, होपफुली आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पे जितने लोग रहे, आज तक में किसी एक का नाम नहीं लूंगा, किसी ने भाषाई गरिमा इतना नीचे नहीं कोई ले गए। बस प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के भी, प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप अपनी पॉलिटिक्स को अलविदा कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे उससे पूर्व, तो गालियों की पूरी डिक्शनरी लोगों के पास होगी। लोग कहेंगे सर काहे बोल रहे हैं, सब पहले से पता है। ये तो भैंस मंगलसूत्र मुजरा से भी आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको कह दूं, एक तो उस डिबेट में ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। 10,000 और 30,000 में फर्क है या नहीं? 10 और 30 में सांख्यिकी रूप से भी फर्क है। 30 का मतलब हो जाता है 1.5 लाख, प्लस इसके साथ आप उद्यम के लिए दे रहे हैं। क्या उनकी योजना ऐसा कुछ कह रही है? नहीं ना, तो फर्क साफ है। उनकी योजना ऐसा कुछ नहीं कर रहे और हम एक खाके के साथ आ रहे हैं। ये फर्क बिहार की जनता समझ रही है, जीविका दीदियां समझ रही है। और संभवतः 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के दिन बच्चा बच्चा भी समझेगा। मैं अमित शाह जी से क्या कहूं, वो तो मणिपुर के हीरो है ना। मणिपुर किसने करवाया है? अमित शाह जी ना। पहलगाम किसके दौर में हुआ? अमित शाह जी ना। कह दूं, मैं भी कहूं उन्हीं की भाषा में, वो गृह विभाग नहीं संभाल रहे हैं, आतंक प्रमोशन विभाग संभाल। मैं आपको एक बात कहूं, एक चीज होती है बजट को, नहीं आप मेरी बात सवाल मुझसे पूछा तो मुझे जवाब देने दीजिए। बजट थोड़ी बहुत मेरी समझ है, पढ़ाता भी हूं तो थोड़ी बहुत समझ है। बजट को रिफ्रेम करना, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्स तलाशना, ये बजटरी प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है। आज तक बिहार में बजट को रीड्रॉ, रीमैप, रीइंविजन नहीं किया गया है। वो सारी कोशिशें हम करेंगे और अगर ना कर पाए, आप फिर भी होंगी, मैं भी होऊंगा, सवाल पूछिएगा कि आपने झूठ किया। बिहार बहुत आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा ना कि जब अगली बार आप आएंगे आप कहेंगे वाओ, दिस इज द बिहार आई डिडंट नो। ये होगा बिहार को। मैंने कहा ना, टाइम मशीन में बंद करके सिर्फ ट्रेन में चुप चुप करके सूरत वडोदरा में नौकरी नहीं करना, मजदूरी नहीं करना, उसको यहाँ गुजरात चाहिए और ये पूरी प्रक्रिया उसी दिशा में जाए। अब इतनी सारी बात कह करके आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं था वही बात उनको नागवार होती है। इतनी सारी चीजें पलायन के संदर्भ में ही कह रहा हूं। और इसके अलावा मैं आपसे एक कहूं, पलायन का ये दंश बिहार का उपनिवेश काल से। मैंने हाल में एक पाक्षिक में एक लेख लिखा है,
आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा नाम और उस पाक्षिक का नाम है फ्रंटलाइन। आप टाइप करिए, बड़ी विस्तार से मैंने पलायन का इतिहास और उसको खत्म करने की संभावनाओं पर प्रकाश